चलो जी, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज अगर ये वाला टॉपिक आपको समझ में आएगा जब भी आपको कॉस्ट वाला टॉपिक समझ में आ सकता है। ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो आगे के दो तीन चैप्टर्स फिर आपको समझ में नहीं आएंगे। तो ध्यान से सुनना, प्रोडक्शन फंक्शन वाला टॉपिक बहुत ही सिंपल टॉपिक है बच्चों। प्रोडक्शन फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले दो चीजों की बात करता हूँ। जब भी हम बच्चों प्रोडक्शन करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं सर जी, प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या चाहिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सर, जो हमें प्रोडक्शन करने में हेल्प करेंगे। अब जैसे मान लो मेरी एक फैक्ट्री है और मुझे सामान बनाना है, तो भैया फैक्ट्री के लिए पहले मुझे क्या चाहिए? लैंड चाहिए। सर मशीन्स चाहिए, मशीन्स के ऊपर कौन काम करेगा? सर लेबर काम करेगी। सर ये सारा बिजनेस करने के लिए मुझे क्या चाहिए? सर कैपिटल चाहिए। और सर एक बिजनेसमैन होगा जिसको हम क्या बोलेंगे? एंटरप्राइज। एक बिजनेस होगा। तो ये सारे क्या है बच्चों? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमें लैंड भी चाहिए, हमें लेबर भी चाहिए, हमें कैपिटल भी चाहिए, और हमें क्या चाहिए? सर एंटरप्राइज चाहिए। अब बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात। अब ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, इनको हम क्लासिफाई करेंगे दो चीजों के अंदर। दो चीजें कौन कौन सी? एक होते हैं हमारे वेरिएबल फैक्टर्स, एक होते हैं हमारे वेरिएबल फैक्टर्स, और दूसरे होते हैं हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स। कैसे होते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स? तो बेसिकली हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत सारे होते हैं, लेकिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मैं आगे क्लासिफाई कर सकता हूँ किसके अंदर? वेरिएबल फैक्टर्स के अंदर। और किसमें क्लासिफाई कर सकता हूँ? फिक्स्ड फैक्टर्स के अंदर। सर ये वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स क्या होते हैं? देखो जी, वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। वेरिएबल फैक्टर रेफर्स टू दोस फैक्टर्स जिनको हम चेंज कर सकते हैं थोड़े कम समय के अंदर। मतलब थोड़े से कम समय के अंदर मैं उसको क्या कर सकता हूँ? चेंज कर सकता हूँ। मान लो अगर मेरे को प्रोडक्शन बढ़ानी है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या मैं रॉ मटेरियल को फटाफट से चेंज कर सकता हूँ? यस सर। अगर कोई बंदा है, लेबर है, जो ढंग से काम नहीं कर रहा, क्या मैं उसको निकाल के दूसरे बंदे को फटाफट से रख सकता हूँ? यस सर। सर मैं इलेक्ट्रिसिटी को, पावर को चेंज कर सकता हूँ? यस सर। फ्यूल को चेंज कर सकता हूँ? यस सर। तो बच्चों जो भी वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं सर? वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स है जिसको मैं शॉर्ट पीरियड के अंदर फटाफट से चेंज कर सकता हूँ। फिक्स फैक्टर्स क्या होते हैं? फिक्स फैक्टर रेफर्स टू दोस फैक्टर व्हिच कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन। जैसे मान लो बिल्डिंग है, बिल्डिंग जहां पे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, क्या बिल्डिंग को मैं फटाफट से चेंज कर सकता हूँ? नहीं चेंज कर सकता। क्या मैं मशीन्स को एकदम से चेंज कर सकता हूँ? सर मशीन्स बहुत एक्सपेंसिव होती है, उनको हम एकदम से चेंज नहीं कर सकते। लैंड को चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज कर सकते सर। प्लांट एंड मशीनरीज को हम चेंज नहीं कर सकते। तो सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत सारे होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो फैक्टर्स में, एक है वेरिएबल फैक्टर्स, एक है फिक्स फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स होते हैं? जिनको हम चेंज कर सकते हैं, कैन बी चेंज इन द शॉर्ट रन। और फिक्स फैक्टर्स कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन। सीधी सी बात है सर। चेंज क्यों करने हैं सर? प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। चेंज क्यों करना है सर जी? प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। बात करते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। अभी इसको मैं आपको समझाता हूं। आप दो चीजें समझ गए, वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर्स। आप समझते हैं सर शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है? सर शॉर्ट रन क्या होता है? छोटे समय, कम समय का टाइम। और लॉन्ग रन क्या होता है? ज्यादा समय का टाइम। लॉन्ग रन रेफर्स टू पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज्ड चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स। तो सर कम समय के अंदर आप सिर्फ कौन से फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो? वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो, फिक्स फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते। इन द शॉर्ट रन सम फैक्टर्स आर फिक्स। शॉर्ट रन के अंदर कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? हमारे फिक्स्ड होते हैं, एंड कुछ फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। एंड फिक्स्ड फैक्टर्स कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो फिक्स फैक्टर्स को हम शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में नहीं बदल सकते। देखो भैया, एक है टाइम पीरियड। किसकी बात कर रहे हैं सर? टाइम पीरियड। दो तरीके का टाइम है, एक है शॉर्ट पीरियड, ध्यान से समझ लेना, एक है शॉर्ट पीरियड, और बच्चों एक है हमारा लॉन्ग पीरियड। बच्चों शॉर्ट पीरियड के अंदर अगर मैं देखूं, हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, उनको दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है वेरिएबल फैक्टर्स और एक क्या है आपके? फिक्स फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स वीएफ, फिक्स फैक्टर्स एफएफ। और लॉन्ग पीरियड के अंदर सारे के सारे जो फैक्टर्स जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। मतलब लॉन्ग पीरियड के अंदर मैं किसी को भी चेंज कर सकता हूँ, अपनी मशीनरीज को भी चेंज कर सकता हूँ, लेबर को भी चेंज कर सकता हूँ, लैंड को भी चेंज कर सकता हूँ। तो लॉन्ग पीरियड के अंदर ना, लॉन्ग रन की अगर हम बात करें, तो लॉन्ग रन के अंदर सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं वेरिएबल फैक्टर्स। मैं हर किसी को बदल सकता हूँ अगर मुझे प्रोडक्शन बढ़ानी है। अगर मुझे प्रोडक्शन बढ़ानी है, मैं अपनी मशीन को भी बदल दूंगा, मुझे प्रोडक्शन बढ़ानी है, अपनी लैंड को भी बदल दूंगा, बिल्डिंग को भी बदल दूंगा। लेकिन शॉर्ट रन के अंदर भैया, आपने मेरे को बोला कि 2 महीने का टाइम दे रहा हूं, आप अपनी बिल्डिंग को बदल दो, मैं अपनी बिल्डिंग को बदल सकता हूं? नहीं। लेकिन अगर कोई टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहा मेरी कोचिंग के अंदर, क्या मैं उसको चेंज कर सकता हूँ? यस सर, चेंज कर सकता हूँ। तो शॉर्ट पीरियड के अंदर मेरे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, उनको मैं क्लासिफाई कर सकता हूँ वेरिएबल फैक्टर्स के अंदर और किसके अंदर? फिक्स फैक्टर्स। मतलब कुछ तो जो वेरिएबल फैक्टर्स क्या है? विच कैन बी चेंज्ड, और फिक्स फैक्टर्स क्या है? विच कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है सर, आगे चलते हैं। सर क्या लिखा हुआ है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फिक्स फैक्टर्स कौन से होते हैं? मशीन्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, फैक्ट्री का साइज हो गया। वेरिएबल फैक्टर्स क्या हो गए? आपका रॉ मटेरियल है, लेबर है। ठीक है सर, ये 3 पॉइंट्स क्लियर। आगे बात करते हैं लॉन्ग रन। लॉन्ग रन रेफर्स टू द पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज्ड। लंबे समय के अंदर मैं आउटपुट को चेंज कर सकता हूं बाय चेंजिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर आप बताओ, बिल्डिंग चेंज करनी है, लैंड चेंज करनी है, हो जाएगा सर। लॉन्ग रन इज अ पीरियड दैट इज लॉन्ग इनफ फॉर द फर्म टू एडजस्ट ऑल इट्स इनपुट। तो लॉन्ग रन इज अ पीरियड, ये उतने लंबे समय का टाइम है जिसके अंदर कंपनी क्या कर सकती है? एडजस्ट कर सकती है सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द कंडीशंस। इन द लॉन्ग रन फर्म कैन चेंज इट्स फैक्ट्री साइज। तो लॉन्ग रन के अंदर फैक्ट्री साइज भी चेंज हो सकता है, नई टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन भी यूज कर सकते हैं, न्यू मशीनरीज भी हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? परचेज कर सकते हैं। तो भैया देखो, सीधी सी बात मैं आपको बताता हूँ दोबारा से, अगर मैं सम अप कर दूं, किसी भी चीज को प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या लगता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के एग्जांपल लैंड, लेबर,
मशीनरीज, कैपिटल, एंटरप्राइज, बहुत सारे हो सकते हैं सर प्रोडक्शन करने के लिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मैं क्लासिफाई कर सकता हूँ वेरिएबल फैक्टर्स के अंदर और किसमें क्लासिफाई कर सकता हूँ, फिक्स फैक्टर्स के अंदर। अब भैया अगर मेरे को प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो मुझे इन फैक्टर्स के अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो सर दिन से देखो, अगर मुझे चेंज करना है तो मैं टाइम पीरियड की बात करूंगा, तो यहाँ पे दो टाइम पीरियड है, एक है शॉर्ट रन SR और एक है लॉन्ग रन जिसको मैंने क्या बोल दिया, LR बोल दिया। शॉर्ट रन के अंदर मैं सिर्फ किसको चेंज कर सकता हूँ, वेरिएबल फैक्टर्स को मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन फिक्स फैक्टर्स को मैं चेंज नहीं कर सकता। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर मैं वेरिएबल फैक्टर्स को भी चेंज कर सकता हूँ, मैं फिक्स फैक्टर्स को भी क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। तो भैया सारे के सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होती है वो यहाँ पर क्या होती है दोस्तों, वेरिएबल होती है। मैं किसी को भी क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। तो ये सब समझने के बाद अब आते हैं दोस्तों प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर। तो प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल रिलेशन। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, छोटी सी डेफिनेशन आ सकती है डिफरेंट प्रोडक्शन फंक्शन। तो सर इट इज अ टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द गुड। फिजिकल इनपुट क्या हो गया दोस्तों, हमारी लेबर हो गई, लैंड हो गई, मशीनरीज हो गई, ये सारे क्या है, इनपुट। बिजनेस के अंदर ये सारी चीजें लगती है जब भी तो क्या निकल के आता है सर, आउटपुट निकल के आता है। सर अगर आपके पास लैंड नहीं है आप बिजनेस कर सकते हो, भैया जमीन पे तो बिजनेस करोगे। तो इट इज द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड द आउटपुट, इट इज द, अब रिलेशन के पहले क्या लगा दो, टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप। तो प्रोडक्शन फंक्शन इज टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड द आउटपुट ऑफ द गुड्स। ठीक है, ये हो जाता है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं सर, इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन को लर्न कर लोगे। शॉर्ट रन लॉन्ग रन मैंने आपको समझा दिया, वेरिएबल फैक्टर्स फिक्स फैक्टर्स समझा दिया। अब बात करते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। देखो ध्यान से समझो, इट रेफर्स टू सिचुएशन वेयर आउटपुट इज इंक्रीज्ड। आउटपुट को बढ़ाना है बाय चेंजिंग ओनली वन इनपुट, कीपिंग अदर इनपुट्स अनचेंज। तो एक इनपुट को चेंज करके, मान लो शॉर्ट रन के अंदर भैया से वेरिएबल फैक्टर को ही तो आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज्ड। आउटपुट को आप बढ़ा सकते हो बाय चेंजिंग ऑल द इनपुट्स। सर आप वेरिएबल फैक्टर्स को भी चेंज कर सकते हो, आप फिक्स फैक्टर्स को भी चेंज कर सकते हो एक साथ, साइमल्टेनियसली एंड इन द सेम प्रोपोर्शन। तो भैया ये डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं, तो ये आपकी 1 1 मार्कर्स क्या हो जाएंगी, डेफिनेशन हो जाएंगी। अब एक बहुत सिंपल सा प्रोडक्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है प्रोडक्ट। सर प्रोडक्ट क्या होता है, सर प्रोडक्ट क्या होता है भैया, एक कंपनी जो प्रोडक्ट जो बनाती है, सामान जो बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे मान लो आपकी जो आईटीसी कंपनी है वो आपके क्या बनाती है, रजिस्टर्स बना रही है, क्लासमेट के रजिस्टर्स बना रही है, पेंसिल बना रही है, तो ये सारे क्या है दोस्तों, प्रोडक्ट है। तो आउटपुट और प्रोडक्ट रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म। तो प्रोडक्ट क्या है सर, कितना सामान एक कंपनी बना रही है या एक इंडस्ट्री बना रही है ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो एक साल के अंदर एक कंपनी कितना सामान बना रही है, उसको क्या बोल दिया हमने, प्रोडक्ट। अब सर प्रोडक्ट को क्या बोला हमने, टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट मतलब टोटल कितना सामान बनाया, इट रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड। टोटल कितना सामान बनाया एक कंपनी ने ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मैंने बोला मान लो 6 महीने के अंदर आपकी कंपनी कितना सामान बनाती है, तो आपने बोला सर 1000 kg सामान बनता है, इसको क्या बोलेंगे, टोटल प्रोडक्ट। विद गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स। इनपुट्स मतलब रॉ मटेरियल, लेबर, मशीनरीज। तो इन सबको यूज करके आपकी जो कंपनी है वो कितना सामान बनाती है, उसको क्या बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट। बेटा टोटल प्रोडक्ट को और हम क्या बोल सकते हैं, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, या फिर टोटल रिटर्न भी बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, टोटल आउटपुट। तो टोटल प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, या फिर टोटल रिटर्न, या फिर टोटल आउटपुट। अब बात करते हैं सर एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या होती है, देखो मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने आपकी कंपनी में विजिट करा, मैंने आपसे पूछा कि भाई आप डेली का कितना सामान बनाते हो, तो आपने बोला सर हमारी कंपनी में डेली जो है ना 10,000 रजिस्टर्स बनते हैं। कितने रजिस्टर्स बनते हैं, 10,000 रजिस्टर बनते हैं। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा आपके कंपनी के अंदर कितने वर्कर्स काम करते हैं, तो आपने बोला सर हमारी कंपनी के अंदर जो है ना, हमारी कंपनी के अंदर 100 वर्कर्स काम करते हैं। वेरी गुड। तो 100 वर्कर्स आपके पास काम करते हो और आप कितने रजिस्टर्स बनाते हो, डेली 10,000 रजिस्टर्स। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, आपका हर एक वर्कर कितना प्रोडक्ट बनाता है, तो आप क्या करोगे, 10,000 रजिस्टर्स को किससे डिवाइड कर दोगे, 100 से। तो आपको पता चल जाएगा मेरा हर एक वर्कर कितने रजिस्टर्स बनाता है, 100 रजिस्टर्स पर वर्कर। मेरा हर एक वर्कर कितने रजिस्टर्स बनाते हैं, 100 रजिस्टर्स। तो ध्यान से देखना, ये जो 10,000 रजिस्टर्स थे ये क्या थे, हमारे टोटल प्रोडक्ट थे। और ये जो 100 कौन थी, ये कौन थी, हमारी लेबर, या फिर जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इनपुट। लेबर क्या है, हमारी इनपुट। तो बच्चों यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट मतलब आपकी हर एक लेबर, आपका हर एक वर्कर कितना प्रोडक्ट बनाता है। तो हमने क्या करा, टोटल प्रोडक्ट को डिवाइडेड बाय किसके साथ कर दिया बच्चों, इनपुट के साथ, या इनपुट बोलो या फिर वेरिएबल फैक्टर के साथ हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, बिकॉज लेबर आपकी क्या है, वेरिएबल फैक्टर। तो आपका टोटल प्रोडक्ट कितना था, आपने बोला सर जी 10,000
रजिस्टर्स बने, और हमारे पास 100 वर्कर्स काम करते हैं, तो हर एक वर्कर ने कितने रजिस्टर्स बनाया, 100 रजिस्टर बनाया। बच्चों इसको बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट। तो व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट? इट इज द आउटपुट, इट इज द आउटपुट, कितना सामान बनाया किसने, पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, मतलब आपकी हर एक लेबर ने कितना सामान बनाया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल जो आपने बनाया उसको डिवाइडेड बाय किसके साथ कर दोगे, वेरिएबल फैक्टर, जितने आपके पास लेबर्स है। एवरेज प्रोडक्ट को हम क्या बोल सकते हैं, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, या फिर एवरेज रिटर्न भी बोल सकते हैं। तो सर टीपी कैसे निकल जाएगा बच्चों, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे मान लो एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर, और टीपी कैसे निकलेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो एवरेज प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल फैक्टर इज इक्वल्स टू टीपी, ये वाला फॉर्मूला बन गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो बच्चों ये आपकी डेफिनेशन थी किसकी, टोटल प्रोडक्ट की और एवरेज प्रोडक्ट की, और ये थे इनके फॉर्मूलाज। बच्चों अभी सारी चीजें एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। मान लो मेरे पास एक फिक्स फैक्टर है, और फिक्स फैक्टर में क्या है, लैंड। लैंड ठीक है, तो लैंड क्या होती है, एक फिक्स फैक्टर होती है जिसको हम फटाफट से चेंज नहीं कर सकते। तो लैंड का जो एरिया है वो मेरे पास क्या है, फिक्स। 1 एकड़ लैंड है मेरे पास, 1 1 1 1 1, तो लैंड मेरी क्या है, कॉन्स्टेंट। 1 एकड़ मेरे पास क्या है, लैंड है। फिर बच्चों आ रहा है वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर का मतलब क्या है, लेबर। तो 1 लेबर, 2 लेबर, 3 लेबर, 4 लेबर, 5 लेबर, 6 लेबर, 6 लेबर्स के साथ। तो देखो ध्यान से, टोटल प्रोडक्ट, क्या बात कर रहे हैं, टोटल प्रोडक्ट। मेरा एक वर्कर कितने प्रोडक्ट बनाता है, 10। दोनों मिलके कितना बनाते हैं, 30। 3 लोग मिलके कितना बनाते हैं, 45। 4 वर्कर्स मिलके कितना बनाते हैं, 52। 5 वर्कर्स मिलके कितना बनाते हैं, 52। और 6 वर्कर मिलके कितना बनाते हैं सर जी, 48 बनाते हैं। अब आपको बच्चों टीपी गिवन है, आपको क्या गिवन है, टीपी गिवन है। क्या आप इसे एपी निकाल सकते हो, यस सर निकाल सकते हैं। एपी क्या होता है, टीपी डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर। तो बच्चों यहां पर देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पर एपी निकालू तो एपी कैसे निकलेगा, 10 डिवाइडेड बाय 1। भैया 10 को किससे डिवाइड करेंगे, ये जो आपका जो 10 है टोटल प्रोडक्ट, उसको डिवाइडेड बाय किससे करोगे, 1 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 15। फिर आप करोगे 45 डिवाइडेड बाय 3, फिर कितना आ गया, 15। फिर आप करोगे 52 डिवाइडेड बाय 4, फिर आप करोगे 52 डिवाइडेड बाय 5, फिर आप करोगे 52 डिवाइडेड बाय 48 डिवाइडेड बाय 6। तो ऐसे करके आप क्या निकाल लोगे, एवरेज प्रोडक्ट निकालोगे। अब अगर मैं आपको निकाल के दिखा दूं तो फटाफट से देखते हैं। 52 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा सर जी, 13 आ जाएगा। फिर 52 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा, 10.4 आ जाएगा। और फिर 48 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या हो गया, एवरेज प्रोडक्ट, कि आपका हर एक वर्कर कितना बनाता है। तो देखो पहले एक वर्कर 10 यूनिट बना रहा था, फिर एक वर्कर 15 यूनिट बना रहा था, फिर एक और वर्कर 15 यूनिट बना रहा था एवरेज। फिर बच्चों आप देखोगे धीरे धीरे एवरेज क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। पहले एवरेज बढ़ी, फिर धीरे धीरे एवरेज क्या होती रही, कम होती रही, कम होती रही, और एवरेज अब कितनी पहुंच गई, 8 पहुंच गई। अब ये ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, मार्जिनल प्रोडक्ट होता है कि जैसे जैसे आप एक वर्कर को रखते जाओगे ना, आपकी और यूनिट्स बनती जाएगी। जैसे पहला वर्कर था तो आपकी कितनी यूनिट्स बनी, 10 यूनिट्स बनी। लेकिन एक और वर्कर जब मैंने रख लिया तो आपकी 20 यूनिट्स बनी। तो सर अब देखो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, हर एक वर्कर के वजह से मेरा कितना सामान, एक एक वर्कर आता जा रहा है तो उसमें कितनी एडिशन होती जा रही है। तो देखो पहले 10 का तो क्या आ गया, 10 आ गया मार्जिनल प्रोडक्ट। व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है मार्जिनल प्रोडक्ट के अंदर, डेफिनेशन देखें तो मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड। जब मैंने एक और बंदे को काम पे रखा तो मेरी प्रोडक्शन कितनी बढ़ गई। तो देखो ध्यान से, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मान लो वेरिएबल फैक्टर में मैंने ले लिया लेबर। वेरिएबल फैक्टर कौन है, लेबर। पहला बंदा आया मेरे पास, और यहाँ पर हम बात करते हैं सर मार्जिनल प्रोडक्ट। तो पहला बंदा आया, उसने कितनी यूनिट्स बनाई, मान लो 15। दूसरा बंदा आया, उसने कितनी यूनिट्स बना दी, उसने बना दी मान लो 20। थर्ड वर्कर आ गया, उसने कितनी यूनिट्स बना दी, 17। फोर्थ वर्कर आया, उसने कितनी यूनिट्स बना दी सर जी, 12 बना दी। फिफ्थ वर्कर आया, उसने कितनी यूनिट्स बना दी, 10 बना दी। तो हर एक वर्कर आने की वजह से जो एडिशन जो होता जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट। और टीपी क्या होता है, टीपी, टीपी इज समेशन ऑफ एमपी। एमपी को प्लस करते जाओ, आपका क्या आता जाएगा, टीपी आता जाएगा। तो पहले 15 का क्या आ गया, 15 आ गया। 15 में 20 को प्लस करोगे कितना आ गया, 35 आ गया। 35 में प्लस करोगे 17 को, 35 को प्लस करोगे 17 को कितना आ गया, 52। 52 में प्लस करोगे 12 को, 52 में प्लस करोगे 12 को कितना आ गया, 64। 64 में प्लस करोगे 10 को कितना आ गया, 74। तो अगर आपको क्वेश्चन में एमपी पता है तो आप क्या निकाल सकते हो बच्चों, टीपी निकाल सकते हो। टीपी कैसे निकलता है, टीपी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एमपी। एमपी को प्लस करते जाओ, टीपी आता जाएगा। तो ये सेम कॉन्सेप्ट है जो आपने पहले भी आपने पढ़ रखा है। तो व्हाट इज एमपी, एमपी क्या होता है सर, इट इज एडिशन टू द आउटपुट। एक वर्कर के आने की वजह से, वर्कर आ रहा है तो मेरी प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है। और बच्चों अगर आपको मान लो
अगर बच्चों मान लो आपको एमपी नहीं गिवन, अब मान लो अगर आपको एमपी नहीं गिवन और आपको क्या निकालना है, टीपी गिवन है, क्या गिवन है क्वेश्चन में, टीपी गिवन है और आपको एमपी निकालना है, तो कैसे निकालोगे? देखो पहले 15 का तो क्या रह जाएगा, 15 रह जाएगा, फिर आप नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाले नंबर को माइनस करो, 35 माइनस 15 कितना आ गया, 20। फिर आप 52 माइनस 35 करो, 52 माइनस 35, नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाले नंबर को माइनस कर रहे हो, 52 माइनस 35 कितना आ गया, 17 आ गया। फिर आप 64 माइनस 52 कर रहे हो, 64 माइनस 52, तो आपका कितना आ गया, 12 आ गया। फिर 74 माइनस 64 आपने करा तो ये कितना आ गया, 10 आ गया। तो मैं बोल दूं कि अगर मुझे एमपी निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, एमपी कैसे निकल सकता है, टीपी एन माइनस 1। बच्चों देखो ध्यान से, नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाले नंबर को माइनस कर रहे हैं ना, अगर नीचे वाला नंबर एन है तो ऊपर वाला नंबर क्या है, n-1। तो अगर मैंने टीपी एन वाला नंबर लिया तो उसमें से ऊपर वाला नंबर माइनस कर रहा हूं, तो मैंने क्या लिखा, टीपी एन-1। तो एमपी से टीपी भी निकल सकता है और टीपी से क्या निकल सकता है, आपका एमपी भी निकल सकता है। तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको यहाँ पे गिवन है। एमपी का फॉर्मूला क्या हो गया, एमपी इज इक्वल्स टू टीपी एन-1। बच्चों मार्जिनल प्रोडक्ट को और क्या बोल सकते हैं, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, मार्जिनल रिटर्न भी बोल सकते हैं। टीपी कैसे निकलता है सर, एमपी को प्लस करते जाओ, आपका क्या आ जाएगा सर, टीपी हो जाएगा। इससे सिंपल फॉर्मूला हो नहीं सकता, सिर्फ आपको प्लस और माइनस का गेम खेलना है, एक जगह प्लस होएगा और एक जगह माइनस होएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसके बिना तो क्वेश्चन पेपर आपका बनता ही नहीं है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो भैया बहुत बहुत 95% चांसेस है कि क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। भैया यहाँ पे वेरिएबल बोले तो वेरिएबल फैक्टर्स की बात हो रही है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस मतलब वेरिएबल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना, पहले एक चीजों को समझना, क्या लिखा हुआ है, रिटर्न्स टू अ फैक्टर्स रेफर्स टू इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्ट व्हेन ओनली वेरिएबल फैक्टर इज इंक्रीज। देखो रिटर्न्स टू अ फैक्टर, रिटर्न्स टू अ फैक्टर का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट। सर हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है व्हेन ओनली वेरिएबल फैक्टर इज इंक्रीज। वेरिएबल फैक्टर में क्या हो गया, जैसे मान लो मैंने अपनी लेबर्स को बढ़ाया, लेबर को बढ़ाया तो उसकी वजह से टोटल प्रोडक्ट भी क्या होएगा, बढ़ेगा ना भैया, प्रोडक्शन बढ़ेगी। कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स फिक्स्ड, बाकी सारे फैक्टर्स को हमने फिक्स्ड रख रखा है। अगर हमारे किसी वेरिएबल फैक्टर में चेंज होता है और उसकी वजह से मेरा टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न्स टू अ फैक्टर, ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ रिटर्न्स। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स, या फिर लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी बोल सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है, रिटर्न टू अ वेरिएबल फैक्टर। तो ये सब इसके नाम है, इन तीन नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ रिटर्न्स, एक्सप्लेन लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर, या फिर एक्सप्लेन रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर्स। अब देखो क्या लिखा हुआ है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या फिर इसको एलवीपी बोला मैंने, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ प्रोडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है प्रोडक्शन का, इसलिए क्वेश्चन में 6 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का, 6। इट शोज द नेचर ऑफ रेट ऑफ चेंज इन द आउटपुट। इट शोज क्या दिखाता है, चेंज इन आउटपुट। सर आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है, मतलब प्रोडक्शन में कितना चेंज आ रहा है, ड्यू टू चेंज इन ओनली वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो वेरिएबल फैक्टर के अंदर चेंज करने से मेरा आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है, ये कौन दिखाता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। अब बच्चों यहाँ पर ये आ गई इसकी डेफिनेशन। अभी तक मैंने आपको क्या दी थी, एक्सप्लेनेशन दी थी, अब यहाँ पर क्या आ गई डेफिनेशन, जो कि आपको क्या करनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी। क्या लिखा हुआ है देखो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन स्टेट्स दैट as we increase quantity of only one input keeping other input fixed। तो जैसे ही मैं अपने लेबर को क्या करता हूं, बढ़ाता हूं, कीपिंग अदर इनपुट फिक्स, मतलब मैंने यहाँ पे मशीन्स वगैरह के अंदर चेंज नहीं कर रहा, मशीन्स मेरे पास जितनी है उतनी है, मैं उन मशीन्स के ऊपर वर्कर्स को क्या कर रहा हूँ सर, काम पे रखे जा रहा हूँ। टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। सर शुरू शुरू में तो काम बहुत तेजी से बढ़ेगा, देन एट अ डिक्रीजिंग रेट, लेकिन अब काम बढ़ रहा है लेकिन धीमी गति से काम बढ़ रहा है। और बच्चों जब हमारे वेरिएबल फैक्टर ज्यादा हो जाते हैं तो काम क्या हो जाता है, नेगेटिव रेट से बढ़ता है। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो मेरे पास एक मशीन है, ध्यान से सुनना है इस एग्जांपल को, तो फिर आपको दोबारा से वो डेफिनेशन पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगी। मेरे पास एक मशीन है, ठीक है सर, सर ये जो मशीन है ये बनाते टी शर्ट्स, क्या बनाती है, टी शर्ट्स। सर इस मशीन के अंदर मैक्सिमम, एक मशीन के ऊपर कितने वर्कर्स काम कर सकते हैं सर, 50 वर्कर्स काम कर सकते हैं। वो तरीकी सर बहुत बड़ी मशीन हो गई ना, इस मशीन के ऊपर कितने वर्कर्स काम कर सकते हैं, 50। तो बच्चों ये जो मशीन है ये क्या है, फिक्स्ड फैक्टर, क्या है, फिक्स्ड फैक्टर। बच्चों क्या मैं इसके अंदर चेंज कर रहा हूं, नो सर, इसके अंदर मैं चेंज नहीं कर रहा, लेकिन मैं किसके अंदर चेंज कर रहा हूं, वेरिएबल फैक्टर के अंदर चेंज कर रहा हूं, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। क्या इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए मैं वेरिएबल फैक्टर में चेंज कर रहा हूं। बोले तो मैं इस मशीन के ऊपर लेबर्स को क्या कर रहा हूं, हायर कर रहा हूं, वर्कर्स को क्या रख रहा हूं, काम पे रख रहा हूं। मान लो मेरा नया बिजनेस है, आज मैं मशीन लेकर आया, मेरे पास पहला वर्कर आया काम करने के लिए, दूसरा वर्कर आया, तीसरा वर्कर आया। तो सर जैसे जैसे मेरे पास वर्कर्स आते रहेंगे, लेबर्स आते रहेंगे, वेरिएबल फैक्टर को मैं इंक्रीज करता रहूंगा, मेरी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी ना। यस सर। सर ये कब तक बढ़ती जाएगी बच्चों, मैक्सिमम कितने वर्कर्स हैंडल कर सकती है मशीन, 50। तो बच्चों जब तक मेरे पास 50 वर्कर्स आ जाएंगे ना, जिस दिन मेरे पास 50 वर्कर्स होंगे, मेरी प्रोडक्शन किस पे होगी, मैक्सिमम होगी। मेरी प्रोडक्शन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मान लो 50 के बाद मैंने 51 वर्कर रखा, 52 वर्कर रखा, 55 वर्कर हो गए, 60 वर्कर हो गए,
अब एक बात बताओ, क्या आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी? मान लो मैं, मेरे पास एक लैपटॉप है, मैं इस लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, क्या एक लैपटॉप पे एक से ज्यादा बंदे काम कर सकते हैं? अगर मैं एक लैपटॉप में 5 बंदों को काम दे दूं, तो हर एक बंदे को वेट करना पड़ेगा ना, जब तक उसका काम नहीं हो जाता। पहला बंदा काम करेगा, फिर दूसरा बंदा काम करेगा, फिर तीसरा बंदा, तो फिफ्थ वाले बंदे की तो बारी आने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो भैया वहां पे आपकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो मशीन थी ना, मशीन, इसमें मैक्सिमम प्रोडक्शन कब हो सकती थी? जब आपके पास 50 वर्कर्स हो, 50 से ज्यादा हो गए, अगर 51, 52, 53, 60 वर्कर्स हो गए बच्चों इस मशीन पे, तो अब आपकी प्रोडक्शन क्या करेगी? फॉल करेगी। तो शुरू शुरू में क्या हो रहा था? देखो, पहले पहले जब नया नया वर्कर आ रहा था, तो इनिशियली क्या हो रहा था? टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा था, कैसे रेट से? इंक्रीजिंग रेट से। हमारी जो प्रोडक्शन है तेजी से बढ़ती जा रही थी। दूसरा फेज क्या होता है बच्चों? दूसरा फेज क्या होता है? सर अब टोटल प्रोडक्ट बढ़ तो रहे, टोटल प्रोडक्ट बढ़ तो रहे, लेकिन एट डिक्रीजिंग रेट। और बच्चों जब आपकी यहाँ पर 60 वर्कर्स हो गए एक मशीन के ऊपर, और आपकी यहाँ पे जो प्रपोर्शन है ना, इसको बोलते हैं प्रपोर्शन, कि सर एक मशीन के ऊपर कितने वर्कर्स काम कर सकते थे? 50 वर्कर्स काम कर सकते थे। ये क्या थी? प्रपोर्शन। लेकिन अब प्रपोर्शन क्या हो गई? एक मशीन हो गई और 60 वर्कर्स हो गए, तो ये प्रपोर्शन क्या हो गई सर? डिसबैलेंस हो गई सर। अब ये बैलेंस नहीं रहा, तो यहाँ पर हमारी जो टोटल प्रोडक्ट है वो क्या कर जाएगा? डिक्लाइन कर जाएगा। क्योंकि ये मशीन सिर्फ कितने वर्कर्स को हैंडल कर सकती थी? 50, और आपने कितने वर्कर्स रख दिए सर? 60 वर्कर्स रख दिए। तो तीसरा फेज क्या हो जाएगा? टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन। तो देखो, अब अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। लॉ ऑफ वेरिएबल स्टेट्स दैट एज वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वन इनपुट, मतलब मैं लेबर की क्वांटिटी को चेंज कर रहा हूँ, बाकी सारे फैक्टर्स फिक्स्ड है। मतलब मेरे पास एक ही मशीन है जिसपे 50 वर्कर्स काम कर सकते हैं, मैं धीरे धीरे वर्कर्स को रख रहा हूँ। अब क्या होता है? पहले फेज में क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। सर शुरू शुरू में तो प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ेगी, देन एट अ डिक्रीजिंग रेट। अब प्रोडक्शन बढ़ तो रही है, लेकिन धीमे धीमे से बढ़ रही है, एंड फाइनली मेरी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो ये है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। तो बच्चों लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में 3 फेजेस मैंने आपको सिखाई। क्या था? टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, एंड टोटल प्रोडक्ट फॉल्स। तो देखो इसकी फिगर कैसे बनेगी, देखो ध्यान से देखो, फिगर को देखो बच्चों, पहले ध्यान से देखो। आपके पास जैसे जैसे वर्कर्स आते गए ना, आपकी प्रोडक्शन बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, धीरे धीरे बढ़ी, फिर बच्चों एक मैक्सिमम पे पहुंची, और उसके बाद वो क्या करेगी? डिक्लाइन करेगी। तो ये होती है आपकी फेज 1, ये हो गई आपकी फेज 2, और ये हो गई आपकी फेज 3, जहाँ पे जो आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो क्या करेगा? डिक्लाइन करेगा। अब ध्यान से देखो मेरी बात को, ध्यान से देखो मेरी बात को बच्चों। ये फिगर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो। ये जो फिगर है यहाँ पे, ये बात कर रहे हैं पहली फर्स्ट फेज की बात कर रहे हैं, फिर ये बात कर रहे हैं सेकंड फेज की बात कर रहे हैं, और फिर ये बात कर रहे हैं सर थर्ड फेज की बात कर रहे हैं। देखो ध्यान से, मेरे पास पहला वर्कर आया, उसने कितनी यूनिट्स बनाई? 10 यूनिट्स बनाई, एमपी। दूसरा वर्कर आया, उसने कितनी यूनिट्स बनाई? 20 यूनिट्स बनाई। तो बढ़ रहा था ना सर, 10 से कितनी यूनिट्स हो गई सर? 20 हो गई। तो पहले फेज क्या बोलता है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। तो पहले ये 10 से इंक्रीज हुआ, फिर दोबारा से कितने से इंक्रीज हो गया सर? 20 से इंक्रीज हो गया। तो ये इंक्रीज हुआ एट इंक्रीजिंग रेट। तो बेटा दिस इज फेज नंबर 1। तो आप इसका टीपी देखोगे तो पहले वर्कर ने तो 10 बनाया, अब दोनों ने मिला के कितना बनाया? तो पहले वाले ने 10 बनाया, दूसरे वाले ने 20 बनाया, तो टोटल प्रोडक्शन कितनी हो गई? 30 की हो गई। अब देखो ध्यान से, अब तीसरा वर्कर आया कंपनी में, तीसरे वर्कर ने सिर्फ कितना प्रोडक्शन करे? 15 यूनिट्स की प्रोडक्शन करे। तो आपकी जो प्रोडक्शन है, आप देखो चेंज कितना आया? सिर्फ चेंज कितने का हो गया बच्चों? नेगेटिव चेंज हो गया। 20 से कितना हो गया? 15 हो गया। अब बच्चों ये इंक्रीज तो कर रहा है, पॉजिटिव है, इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन कैसे इंक्रीज कर रहा है? डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है। अब देखो ध्यान से, अब ये कितने से इंक्रीज हुआ? सिर्फ 7 से इंक्रीज हुआ। और अब देखो ये इंक्रीज ही नहीं हुआ, कांस्टेंट रह गया बच्चों। यहाँ पर ये क्या होगी? प्रोडक्शन आपकी क्या होगी? कांस्टेंट। अब कोई चेंज ही नहीं आया। तो थर्ड वर्कर जब मैंने रखा, तो थर्ड वाले ने कितनी यूनिट्स बनाई? 15 यूनिट्स, गिर गया। फोर्थ वाले ने कितनी यूनिट्स बनाई? 7, और गिर गया। और फिफ्थ वाले ने तो कुछ बनाया ही नहीं, क्योंकि अपनी जो मशीन है ना वो किस पे पहुंच चुकी थी? मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंच चुकी थी, जो एक वर्कर को हैंडल कर सकती थी। और बच्चों ये यहां तक, ये 3 यूनिट्स तक क्या हो गई? अपनी फेज नंबर 2। इट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रेट। देखो टीपी आपका इंक्रीज तो हो रहा है ना, 30 से कितना हो गया? 45 हो गया। फिर 45 से कितना हो गया? 52 हो गया। और 52 का 52 हो गया। तो टीपी पहले इंक्रीज कर रहा था इंक्रीजिंग रेट से, अब इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है। और उसके बाद 52 से ये क्या हो गया? 48 हो गया। मतलब कि ये क्या चला गया? नीचे चला गया ना। ये क्या करेगा? डिक्लाइन करेगा, नेगेटिव हो गया। तो देखो यहाँ पर एमपी क्या हो जाता है बच्चों? नेगेटिव हो जाता है। एमपी क्या हो जाता है? थर्ड फेज में नेगेटिव हो जाता है। एमपी नेगेटिव हो गया जब भी, तो टीपी क्या कर जाता है? फॉल कर जाता है। भैया एमपी अगर बढ़ता रहेगा तो टीपी बढ़ता रहेगा, एमपी अगर 0 हो गया तो टीपी में कोई चेंज नहीं आएगा, और एमपी अगर नेगेटिव हो गया तो टीपी भी क्या कर जाएगा? फॉल कर जाएगा। टीपी और एमपी दोनों आपस में एक दूसरे के साथ क्या है? रिलेटेड है। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, टीपी इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से, तो एमपी भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। सर सर एमपी के वजह से ही तो टीपी में चेंज आ रहा है। फिर टीपी इंक्रीज कर रहा है कैसे रेट से? डिक्रीजिंग रेट से। तो एमपी भी क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, लेकिन अभी वो क्या है? पॉजिटिव है। एमपी क्या था? पॉजिटिव था। देखो फेज 2 में अगर हम बात करें, देखो ध्यान से, ये सारी आपकी फेज 2 है, ये सारी आपकी क्या है? फेज 2 है, ये सारी आपकी क्या है? फेज 2 है। तो यहाँ पे एमपी पॉजिटिव है ना, गिर रहा है लेकिन क्या है? पॉजिटिव है।
लेकिन थर्ड फेज में एमपी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, टीपी फॉल्स, टीपी फॉल हो गया, 52 से कितना हो गया था, 48 हो गया था। एमपी बिकम्स, एमपी क्या हो गया सर, नेगेटिव हो गया, क्योंकि एमपी देखो क्या हो गया, -4 हो गया। तो बेटा आपकी जो फेज 1 है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। दूसरी फेज क्या होती है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, थोड़ा सा जो प्रोडक्शन है वो क्या होती है, कम होती है। और थर्ड फेज को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। यहाँ पे चीजें क्या हो जाती है दोस्तों, नेगेटिव हो जाती है। सर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की कुछ एजम्पशंस हैं। सबसे पहली बात, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन सिर्फ शॉर्ट रन में काम करता है, लॉन्ग रन में काम नहीं करता। एज फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर्स, बिकॉज शॉर्ट रन के अंदर ही तो हम फैक्टर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के अंदर। बिकॉज लॉन्ग रन के अंदर सारे के सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो सिर्फ ध्यान से एक चीज ध्यान में रखना कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन सिर्फ शॉर्ट रन के अंदर काम करता है, लॉन्ग रन में काम नहीं करता। लॉ अप्लाइज टू ऑल द फिक्स फैक्टर्स इंक्लूडिंग लैंड, सर ये सारे फिक्स फैक्टर्स पे भी लगता है और सारे वेरिएबल फैक्टर्स पे भी लगता है। अंडर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स कैन बी कंबाइंड विद फिक्स फैक्टर्स। तो वेरिएबल फैक्टर्स को मैं किसके साथ कंबाइन कर रहा हूँ, फिक्स फैक्टर्स के साथ। मतलब मैं वर्कर्स को किसके साथ कंबाइन कर रहा हूँ, मशीन्स के साथ। इट इज अज्यूम दैट ऑल द वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट, सर मेरे जितने भी वर्कर्स है ना वो काम करने में इक्वली एफिशिएंट है, मेरे वर्कर्स गद्दार नहीं है, सारे के सारे काम अच्छे से कर रहे हैं। द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आ रहा, टेक्नोलॉजी हमारी क्या रह रही है, सेम टू सेम रह रही है। तो जब क्वेश्चन जब आएगा लॉ ऑफ फेवरेबल प्रोपोर्शन का, तो पहले आप लोग एक डेफिनेशन लिख कर आओगे, फिर आप तीनों फेजेस को लिख कर आओगे, दो तीन assumptions लिख कर आओगे। अगर ये क्या कहते हैं, ये ऐसे टेबल बनाओगे, एक अपना खुद का एग्जांपल ले सकते हो, और बच्चों ये फिगर बनाओगे। अच्छा फिगर के अंदर मैंने आपको टीपी की फिगर तो दिखा दी, एक एमपी की फिगर भी दिखा देता हूँ, देखो ध्यान से देखना। एमपी की मूवमेंट देखो बच्चों, एमपी शुरू में क्या हो रहा है, 10 से 20 हो गया, बढ़ा ना। फिर ये देखो 15 से 7 हो गया, कम हो गया, बढ़ रहा है, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर 0 हो गया एकदम, मतलब बढ़ा ही नहीं, और एकदम क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो देखो ध्यान से, एमपी शुरू शुरू में बढ़ा, एमपी शुरू शुरू में बढ़ा, यहां तक पहुंच गया फेज नंबर 1 में। अब फेज नंबर 2 में वो गिर रहा है, देखो ध्यान से, 20 से किस पर आ गया, 15 पे, 15 से किस पर आ गया, 7, 7 से किस पर आ गया, 0। तो देखो पहले ये 15 पे, फिर 7 पे, और फिर ये किस पर आ गया, 0 पे आ गया। और बच्चों 0 के बाद तो ये किस पे चला गया, नेगेटिव में चला गया। तो ये हो गई इसकी 3 फेजेस। फेज नंबर 1, सर ये शुरू में बढ़ रहा था, फिर ये सर ये बढ़ तो रहा था लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा था, इसलिए फॉल कर गया। और भैया थर्ड वाली फेज में तो कहां चला गया, नेगेटिव भी चला गया। तो ये वाली फिगर आपको बनानी पड़ेगी, ध्यान से देख लेना इस वाली फिगर को, 100% आपको इसको बनाना पड़ेगा। चलो जी पहले देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीपी और एमपी। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, सर टीपी और एमपी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। बहुत ही सिंपल रिलेशनशिप है, यही तो लिखना है। जो तीनों फेजेस थी, टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी इंक्रीजेस। टीपी डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, टीपी राइजेस एट डिक्रीजिंग रेट, एमपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और लेकिन पॉजिटिव रहेगा। और एमपी क्या कर जाता है, फॉल कर जाता है। टीपी अगर फॉल कर जाता है तो एमपी भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो बच्चों यही तो लिखना है, देखो क्या लिखा हुआ है, एज लॉन्ग एज टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, जब तक टीपी इंक्रीज होएगा इंक्रीजिंग रेट से, तो एमपी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। टीपी इंक्रीज कर रहा है एट डिक्रीजिंग रेट, तो एमपी भी क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। टीपी रीचेस इट्स मैक्सिमम पॉइंट, जब टीपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होता है ना, तो एमपी क्या होता है सर जी, 0 होता है। तो देखो ध्यान से, अभी फिगर में हमने देखा तो सही, जब टीपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर है जो कि है 52, तो एमपी क्या है सर उस वाली सिचुएशन में, 0 है। एमपी क्या है उस वाली सिचुएशन में, 0। और फिर क्या लिखा हुआ है, टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, टीपी फॉल करेगा, तो एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो बच्चों ये छोटे से पॉइंट्स आपको रिलेशनशिप के क्या कर लेने हैं, याद कर लेने हैं बिटवीन टीपी और एमपी। अगर वो बोलता है तो आप डायग्राम, एक ही डायग्राम में दोनों टीपी और एमपी को भी बना के दिखा दोगे। तो जब टीपी अपने मैक्सिमम पर है तो एमपी कहां पर है बच्चों, अपने 0 पॉइंट को टच कर चुका है। तो एक छोटा सा ये ग्राफ देख लेना, ये आप बना के दिखा दोगे। फिर बच्चों एक रिलेशनशिप आता है बिटवीन एपी और एमपी, एपी और एमपी के बीच में क्या आ रहा है, आपका रिलेशनशिप आ रहा है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे इस फिगर को पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हमारे पास लैंड है फिक्स फैक्टर, वो क्या है, फिक्स्ड, 1 1 1 1 1 1। लैंड क्या है हमारी, फिक्स्ड। वेरिएबल फैक्टर कौन है, हमारे लेबर। पहले हमारे पास 0 लेबर थी, फिर 1 लेबर, 2 लेबर, 3 लेबर, 4 लेबर, 5 लेबर, 6 लेबर हो गई, 6 वर्कर हो गए हमारे पास। सर पहला वर्कर जब आया 0 वर्कर से, तो सर प्रोडक्शन कितनी थी, 0। पहला वर्कर आया उसने कितने यूनिट्स बनाए, 10। दूसरा वर्कर आया उसने कितनी यूनिट्स बनाई, 20 सर। थर्ड वर्कर आया सर, उसने कितनी यूनिट्स बनाई सर, 15 यूनिट्स बनाई सर। फोर्थ वर्कर आया उसने कितनी यूनिट्स बनाई सर, 7 यूनिट्स बनाई। ऐसे करके अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इसका एपी निकालना है, एपी एवरेज प्रोडक्ट। अब मान लो इसका एवरेज प्रोडक्ट था 10, इसका एवरेज प्रोडक्ट था 15, इसका एवरेज प्रोडक्ट था 15, इसका 13 था, इसका 10.4 था, और इसका 8 था। एवरेज प्रोडक्ट आप कैसे निकाल सकते हो, पहले आपको टीपी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, टीपी। टीपी कैसे निकलेगा, देखो 10, 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30, प्लस 5 45, प्लस 7 52, प्लस 0 क्या हो जाएगा, 52, और ये कितना हो गया, 48। अब जब आपके पास टीपी आ गया तो आप क्या निकाल लोगे, एपी निकाल लोगे। कैसे, 10 डिवाइडेड बाय 1, टीपी डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर। फॉर्मूला क्या है एपी को निकालने का, टीपी डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर। तो इस टीपी को डिवाइड किसके साथ करोगे, इसके साथ। तो देखो 30 डिवाइडेड बाय 2, 45 डिवाइडेड बाय 3, 52 डिवाइडेड बाय 4,
फिर 52 डिवाइडेड बाय 5 और फिर 48 डिवाइडेड बाय 6, तो कितना आ गया 8 आ गया। अब देखो ध्यान से, ये सारी चीजें तो मैंने आपको समझा दी थी, लेकिन अभी हमें जो समझना है वो क्या समझना है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप, टीपी और एमपी के बीच में हमें क्या समझना है सर, रिलेशनशिप समझना है। तो ध्यान से देखना, ये भी 10 ये भी 10, ये अभी कितना हुआ 15 और ये कितना हो गया 20। सर ये अभी भी 15 है और ये भी क्या हो गया 15 हो गया। तो देखो ध्यान से, एमपी बढ़ा, कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया, और क्या हो गया नेगेटिव हो गया। ये इसको देखो, बढ़ा, कांस्टेंट रहा, कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया। तो देखो क्या लिखा हुआ है, देखो रिलेशनशिप पढ़ो, एज लॉन्ग एज एमपी इज मोर देन एपी, जब तक एमपी एपी से कम है, जब तक एमपी जो है वो एपी से कम है, एपी क्या करेगा, राइज करेगा। जब तक एमपी एपी से कम है, देखो ध्यान से, यहाँ पे जो एमपी और एपी दोनों क्या है, बराबर है, और यहाँ पर एमपी जो है वो एपी से क्या हो गया, ज्यादा हो गया सर, एमपी एपी से ज्यादा हो गया। तो एमपी इज मोर देन एपी, एपी क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। देखो 10 से कितना हो गया 15 हो गया, क्योंकि एपी क्या है यहाँ पे, बड़ा है। अब यहाँ पर देखो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो देखो ये हो गई पहला रिलेशनशिप, ये हो गया पहला रिलेशनशिप कि जब तक आपका एमपी एपी से बड़ा होगा ना, देखो ध्यान से, इसको अगर आपको रट्टाबाजी मारना है तो ऐसे कर लो, एमपी इज ग्रेटर देन एपी, एपी क्या करेगा, राइज करेगा। जब एमपी इज इक्वल्स टू क्या होगा, एपी होगा, जब एमपी इज इक्वल्स टू एपी होगा तो एपी किस पर होगा, अपने मैक्सिमम पर होगा। और फिर एमपी जब लेस देन एपी हो जाएगा तो एपी क्या कर जाएगा बच्चों, फॉल कर जाएगा। ये तीन रिलेशनशिप है, व्हेन एमपी इज ग्रेटर देन एपी, एपी राइज, व्हेन एमपी इज इक्वल्स टू एपी, एपी इज मैक्सिमम, और व्हेन एमपी इज लेस देन एपी, एपी फॉल। इसको मैं आपको फिगर से भी समझा देता हूं, जल्दी से, रट्टाबाजी हम मारेंगे नहीं, हम चीजों को समझेंगे। देखो ध्यान से, पहले ये जो मैंने चीजों को येलो जो कर रखा है, तो इस वाली सिचुएशन में आप देखोगे क्या है यहाँ पर, एमपी इज ग्रेटर देन एपी, तो यहाँ पर एपी क्या कर रहा है, एपी क्या करेगा, यहाँ पे राइज करेगा, एपी क्या करेगा यहाँ पे राइज। तो 10 से लेके 15 पर क्या पहुंच गया, एपी पहुंच गया। तो पहला रिलेशनशिप आप समझ गए। दूसरा क्या लिखा है, एमपी और एपी जब इक्वल होता है तो एपी किस पर होता है, मैक्सिमम है। तो अब देखो यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए ना, एमपी इज इक्वल्स टू एपी, तो यहाँ पर एपी अपने किस पर होगा, मैक्सिमम पर होगा। आप यहाँ पे देख के बता सकते हो एपी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, सर एपी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 15 ही तो है। और फिर देखो ध्यान से लास्ट, जब एमपी कम हो जाएगा एपी से तो एपी क्या करेगा, फॉल। तो जब एमपी जो है कम हो जाएगा एपी से तो एपी क्या करेगा, फॉल करेगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, एमपी छोटा है ना एपी से, एपी 13 है और एमपी कितना है 7, और यहाँ पे देखो एमपी कितना है 0, एपी कितना है 10.4, और यहाँ पे भी एमपी छोटा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर अब एमपी क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, 15 से 13 हो गया, 13 से 10.4 हो गया, और 10.4 से कितना हो गया, 8 हो गया। तो जब एमपी एपी से छोटा होगा ना, एपी फॉल करेगा। जब ये दोनों जने इक्वल हो गए तो एपी अपने मैक्सिमम पर होगा, और जब एमपी ज्यादा होगा एपी से तो एपी हमेशा क्या करेगा बच्चों, राइज करेगा। तो ये छोटा सा रिलेशनशिप था किसके बीच में, एपी और एमपी के बीच में, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो लास्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग का मतलब भैया नाम से पता चल रहा है कि सर कोई चीज डिम हो रही है, कब हो रही है सर, कम हो रही है। तो देखो क्या लिखा हुआ है इस लॉ, जब ये लॉ आएगा आप क्या लिख कर आओगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेट्स दैट व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर एम्प्लॉयड विद अ फिक्स्ड फैक्टर। सर मेरे पास जो मशीन थी उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने वेरिएबल फैक्टर्स काम कर सकते थे, सर 50 वेरिएबल फैक्टर्स काम कर सकते थे। रेशो क्या थी 1:50, एक मशीन पे 50 वर्कर्स काम कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक मशीन के साथ 60 वर्कर्स कर दिए, एक मशीन के साथ 70 वर्कर्स कर दिए। तो ये वाली बात कर रहा है, व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर एम्प्लॉयड, सर लोगों को काम पे रख लिया विद फिक्स्ड फैक्टर्स, देन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर मस्ट फॉल। तो आपका जो एमपी है ना, एमपी बच्चों वो क्या कर जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल कर जाएगा। मतलब अब जितने भी वर्कर्स आएंगे ना वो आपकी प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं करेंगे। इट मींस दैट मार्जिनल रिटर्न्स डिमिनिशेस, आपकी जो रिटर्न्स है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, व्हेन प्रोपोर्शन बिटवीन वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स्ड फैक्टर्स इंक्रीजेस। तो बेस्ट प्रोपोर्शन क्या था, एक मशीन के साथ 50 वर्कर्स, अब आपका प्रोपोर्शन कितना हो चुका, एक मशीन के साथ 70 वर्कर्स, तो आपका प्रोपोर्शन क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है ना। तो अब आपका जो मार्जिनल रिटर्न्स है वो क्या कर जाएगी, डिमिनिशिंग कर जाएगा। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। इसको क्या बोल सकते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। छोटा सा ही लॉ आ सकता है। और बच्चों इसका जो फिगर जो बनेगी, तो यहाँ पे एमपी कर्व कैसा बनेगा भैया, यहाँ पे एमपी कर्व कैसे बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज आपकी प्रोडक्शन धीरे 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 क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। तो ध्यान से देखो यहाँ पर आप एमपी देखोगे 12 से 10, 10 से 8, 8 से 6, और 6 से क्या हो गया 4 हो गया। आपकी प्रोडक्शन एमपी की रिटर्न्स क्या करती जा रही है बच्चों, फॉल करती जा रही है। दिस इज व्हाट, दिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो अगर ये लॉ आ गया, ये छोटी सी डेफिनेशन आप क्या कर दोगे बच्चों, लिख आओगे। दिस एंड्स विद द चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन।